आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखते हैं एग्ज़ाम में आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना था। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर की NTA ने गलत भी दिए, गलत प्रोवाइड किए, तो उसका कौन सा आंसर गलत है या कौन सा क्वेश्चन गलत है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था मैथ्स में, द मीन मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर 80, यानी 40 बच्चों के जो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 विद्यार्थियों के माध्य अंक कितना है, 80 है। इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स हुज स्कोर्स आर 24 एंड 22 आर रिमूव्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन, यानी 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 24 और 22 थे, उन्हें हटा दिया गया। व्हाट वुड बी द न्यू मीन मार्क्स। तब ये अगर क्या आपको बेसिक्स पता है तो आप देख के ठीक कर सकते हैं। पहले 80 मीन था और बाद में 2 स्टूडेंट्स को हटा दिया, यानी 40 में से 2 स्टूडेंट्स हट गए तो अब बचे 38 स्टूडेंट। लेकिन सबका मीन मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स 80 था, तो अगर दोनों 80 वाले जाते, 80 मार्क्स वाले ही जाते, यानी इसका भी अगर 80 स्कोर होता, इसका भी 80 स्कोर होता, तो इनको रिमूव होने के बाद भी मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आउट किए हैं, 2 स्टूडेंट्स को बाहर किया है इन्होंने, तो उन दोनों के मार्क्स 80 से कम है, यानी जाहिर सी बात, अब जितने स्टूडेंट्स बचे उसमें मीन क्या होगा, बढ़ जाना था। यानी ऑप्शन सी होता। सॉल्यूशन के बिना भी आप आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि इस 80 से तो ज़्यादा ही होगा और 80 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में था। बाकी डिटेल सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, 40 स्टूडेंट का मार्क्स, मीन मार्क्स 80 था, तो 40 से 80 को मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आ जाएगा। अब इसमें से क्या 2 स्टूडेंट्स को भगाना है, एक जिसके मार्क्स 24 हैं और एक जिसके मार्क्स 22 हैं। अगर 2 स्टूडेंट्स को निकाल दोगे तो बचेंगे कितने, 38 स्टूडेंट। अब 38 से डिवाइड कर दो तो न्यू मीन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3200 माइनस इसको करोगे तो 46 अपॉन में 38। दैट मीन्स अब इसे जब माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 3154 और अपॉन में 38। इसे डिवाइड करते ही 83 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी बिना सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन हो सकता था, बस बेसिक्स। अब ये बेसिक्स अगर आपने स्टैटिक्स की वीडियो देख के गए होगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने स्टैटिक्स की वीडियो डाल रखी थी और वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने सीख भी लिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाय 5 देन देयर मीन। ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन करा रखा था और ये पहले आपको एग्जाम से पहले करा के भी भेजा था वीडियो के, अपने मैथ की वाले देखी होगी तो, कि अगर जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी डाटा है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी है इस तरीके से नंबर्स, सभी को अगर 5-5 बढ़ा दिया, यानी सब में 5-5 इंक्रीज कर दोगे तो मीन के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मीन भी 5 इंक्रीज होगा और कुछ नहीं करना था। अगर सभी नंबरों के साथ जो भी करोगे वही मीन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर सबको घटाओगे तो मीन भी घट जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन के लिए इसकी वीडियो देखिए जिसमें सॉल्यूशन हमने करके दिखा हुआ है एक एक करके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंप्लीफाई 256 माइनस 4 और ब्रैकेट में -32। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, जिसका आप देखोगे तो पेपर में देखोगे, इसका PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है पेपर का, उस पेपर में देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है उसके आंसर की उन्होंने खुद नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने पे एक भी मैच नहीं करेगा। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 256 और माइनस इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 128। और ये माइनस में है, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब ऐड करोगे जब इनको तो 384, अब 384 की एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए क्वेश्चन गलत था। यानी कि अगर इसका आंसर चेक किया जाए तो इतना होना चाहिए। अब जिस बच्चे ने अटैम्प्ट किया नहीं किया, ये मार्क्स सबको मिलेंगे फ्री में, तो इसलिए टेंशन मत लो। बाकी इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होना था वो क्वेश्चन ऐसा होता तो जाके सॉल्यूशन हो पाता। 256 की पावर माइनस और ब्रैकेट में 4 की पावर -3/2। इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। सॉल्व करके देखना, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, यहाँ ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन सही नहीं है, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी c 0 नहीं हो सकता बताया गया है, आर इक्वल, यानी इसके जो जीरोज हैं, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी करेक्ट, c एंड a हैव अपोजिट साइंस, या c एंड b हैव अपोजिट साइंस, c एंड a हैव सेम साइन, या c एंड b हैव सेम साइंस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सॉल्यूशन जैसे इसने बोला इक्वल रूट, तो d = b² - 4ac होता है, और ऐसे केस में d किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो b² = 4ac हो जाएगा, और ac = कैलकुलेट करोगे तो b² / 4a आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ac की जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी ac बड़ा होगा किससे,
जीरो से। अगर ए सी जीरो से बड़ा है तभी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है यानी ए सी और ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे जीरो से बड़ा होगा। तो पहली बात तो देखो ये या तो दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो सी एंड ए ये सही होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे समझ में, क्वेश्चन क्या हो गया, तो आप ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये समझ में आ रहा है। इसका फैक्टर करके देखना, फैक्टर करोगे तो दो रूट्स आएंगे और दोनों क्या आएंगे, दोनों जो इसके जीरो जाने वाले हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों नेगेटिव रूट्स आएंगे। मैं ऊपर लिख रहा हूँ -2 और -2 आएगा इसका। ओके, अगर या फिर आप ये कंडीशन लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, 2,2 आएगा। यानी नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे साइन चेंज हुआ। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, यानी कि इसी को हम आगे इसके आगे ए लगा होता है, यही तो कॉफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू ये दोनों क्या होंगी, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेंगी, अगर नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव ही रहेंगी। यानी ये सेम होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज होता है तो फिर क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। यानी जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर जीरो इक्वल जीरोज हैं तो उस केस में सी और ए जो वैल्यूज होती हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, इनमें सी का और ए का जो साइन होगा यानी वो सेम होगा हमेशा, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ सिलेंडर एंड अ कोन, एक बेलन और एक शंकु, आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट, रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। तो इसको तो देख के टिक कर सकते 3:1, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। देखो इसने बोला एक सिलेंडर है, ओके, और एक क्या है कोन, दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट सेम है, तो कुछ भी मान लो दोनों को, अगर जो मन करा एज्यूम करने को एज्यूम कर लो, अदरवाइज आर और एच लिखे रहने दो। रेडियस को आर मान लिया आपने और हाइट को एच, सेम यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, रेशो किसका निकालना है। देखो बोले ना व्हाट विल बी द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेशो निकालना है, इससे तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3:1 ही तो आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर इसके डिनोमीटर को ये कैंसिल कर दो इस तरीके से, अलग से 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इस 1 का मतलब क्या है, 1 को आप 3/3 भी तो लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 3:1, या फ्रैक्शन में बटे में रख के ये ऊपर और ये नीचे लिख के सॉल्व कर लो तो भी डायरेक्ट 3/1 या 3/1 आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, इनमें सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितने 24 सेंटीमीटर और बेस रेडियस यानी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अ कोन ऑफ द सेम हाइट एंड बेस इज स्कूप्ड आउट। स्कूप्ड आउट का मतलब होता है निकालना, यानी एक बेलन है, एक सिलेंडर है, ओके, उसकी रेडियस हाइट बता रखी, इसमें से एक खोद कर आपको क्या एक निकाला गया, क्या कोन निकाल लिया गया है काट के। यानी कोई सिलेंडर कोई भी शेप होगा उसके अंदर से आप कुछ खोद के निकाल लोगे तो उतना वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना। तो यानी दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना था, तो दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हाइट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। देखो पाई की वैल्यू मत रखो क्योंकि पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है। आर स्क्वायर रेडियस कितना है 10 × 10, हाइट कितना है, हाइट 24 है, फिर -1/3 पाई को रहने दो वैसा ही, आर ये स्क्वायर यानी 10 × 10 और एच कितना है 24, 3 से कैंसिल हो गया 8 बार में। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2400 पाई और 2400 पाई, और इसको करोगे तो 800 पाई, घटाओगे तो कितना आएगा 1600 पाई, 1600 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो काफ़ी इजी था ये भी। एग्जाम में होता है थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है जब एक पेपर देखते हैं एकदम नया क्वेश्चन दिखता है तो, बट अब प्रैक्टिस पहले से करके जाओ इतनी अच्छे से कि प्रॉब्लम आए ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30% इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय। ये क्वेश्चन भी मैंने करा के भेजा था, अगर आपने मैथ्स की सारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। इसने बोला कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 30% बढ़ा देते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा जाती है तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा।
तो इसके परसेंटेज मेथड का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज वाले में मैंने बताया था आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, बस इतना। पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर लिखना है हमें। 30% बढ़ जाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ बेस यूनिट अगर 100 रही होगी तो बढ़कर कितना हो जाता है, 130 हो जाता है। ऐसा कितनी बार होगा, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर बोला है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आर इंटू आर का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 169। कितने का डिफरेंस है, 69 का। और अगर जब बेस यूनिट 100 हो तो डायरेक्ट जो डिफरेंस होता है वही परसेंटेज होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। या फिर आप इसका डिफरेंस लेके 69 अपॉन में जो बेस है ये इनिशियल वैल्यू जो होती है और इंटू में 100 सॉल्व करो तो भी 69% आएगा। काफ़ी ईजी था ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज। अब ये रियल नंबर वाले चैप्टर मैंने सेम क्वेश्चन कराया, आज भी देख सकते हो, आप वीडियो अपलोडेड है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज, इनमें से क्या होगा। तो देखो दो कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, जैसे मान लो √2 × √2 है, ये दोनों क्या इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार चेंज कर लेते हैं इसे, √2 और √3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे √6 आएगा। तो एक बार जब दो अपने रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रेशनल आया, ये एक रेशनल नंबर है। और एक बार जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल ही आया, यानी कि समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी इससे मतलब ही नहीं था हमें। कई बार तो क्या रेशनल भी आ रहा है और कई बार इरेशनल भी आता है। क्लियर। बाकी और डिटेल देखना हो तो इसकी पूरी सीरीज बना रखी है मैंने, रियल नंबर चैप्टर की वीडियो के 5 वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर आप नेक्स्ट ईयर 2021 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ x + y = 7 and xy = 4 then the value of x की पावर 3 + y की पावर 3 इज। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन डाटा चेंज करके एग्जाम से 2 दिन पहले जो मैंने मैथ की वीडियो अपलोड की थी उसमें ही कराया था, और देखो एग्जाम में भी यही आया। अब ये दे रखा था इसमें पावर 3 निकालना है, तो पावर 3 वाले का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी इसकी क्या होती है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है x + y और ब्रैकेट में x² + y² - xy। तो आपके पास x + y तो है, xy भी है, लेकिन ये नहीं है x² + y²। तो ये पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी इसमें ये जो कंडीशन है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो x² + y² + 2xy होगा और इक्वल्स टू में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। मतलब इसको दोनों साइड हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू तो पता नहीं हमें, 2 × xy की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। और जब ये 8 इक्वल्स टू के बाद जाके माइनस होगा तो x² + y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 - 8, दैट मीन्स 41 आ जाएगा। अब आपको इस पर वैल्यू रख देनी, इस पर वैल्यू पुट करनी है इस कंडीशन पे। तो x + y की वैल्यू 7, ब्रैकेट में x² + y², इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 41 और माइनस x × y, तो xy की वैल्यू कितनी है 4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 7 इसको घटाओगे तो कितना होगा 37, मल्टीप्लाई करोगे 289 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो काफ़ी आसान था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 289 नहीं, सॉरी, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 259 आएगा। इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा 259। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। विच लार्जेस्ट नंबर इवनली डिवाइड्स द सम ऑफ एनी 10 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। यानी कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो किसी भी 10 होल नंबर समझते हो, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, वो भी कॉन्जिक्यूटिव उनसे लगातार क्रमागत, उनके सम को डिवाइड करेगी इनमें से। तो इसका आंसर जो इन्होंने दे रखा है वो एग्जाम में दिया इन्होंने क्या है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, 10 दे रखा है, बट इस पर डाउट है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। कोई भी होल नंबर बोला तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 हम कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। और 10 नंबर बोले तो कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक सीरीज जाएगी, क्योंकि ऐसे काउंट करोगे तो 10 हो जाएंगे। अब इनको अगर सम करोगे, इनको जोड़ोगे तो इसके लिए या तो फॉर्मूला आपको पता हो, या फिर आप अगर सिंपल भी लिख लो, देखो 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जोड़ लिया, अपने सारे नंबर लिख लिए। अब इनको जरा ऐड करके देखो, ये देखो, इनको फर्स्ट लास्ट को ऐड करोगे 9, इसको ऐड करोगे 9, इसको ऐड करोगे 9, उसके बाद ये भी 9 और ये भी 9, यानी 9 9 के 5 पेयर्स बन रहे। तो जब ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 45 आएगा। अब 45 इससे किससे डिवाइड होगा, इनमें सबसे बड़ी संख्या से किससे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 9 से डिवाइड होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। तो एक्चुअली में आंसर होना कौन सा चाहिए था, ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट। ओके, तो इस पर डाउट है
ओके, ये आंसर कि मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, सी ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने ये नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आपको अगर जो भी लगता है कि ये कौन सा होना चाहिए कमेंट करके बताना विद रीजन। ओके, उसके बाद फिर आप इसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, यानी कि आंसर की चैलेंज कर सकते हो। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होना चाहिए। आपको क्या लगता है उसका सॉल्यूशन विद रीजन के साथ मुझे बताओ, फिर देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन करने पे तो यही आ रहा है जो ऑप्शंस गिवन है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से कौन सा है जो nth टर्म को डिनोट करता है, यानी कि एपी में है। तो इसको चेक करने के लिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसे करना क्या है, ऑप्शन ये पिक करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन ही पिक करते हैं और इसमें n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे 1 2 3 जो मन करे आपको, और चेक करो कि एपी में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर एपी में है तो यही आंसर होगा, ये नहीं होगा तो फिर आगे हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो n की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। n की जगह हमने 1 रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 1 3 और 5 8 हो जाएगा। अब n की जगह 2 रखते हैं, ये 11 हो जाएगा। फिर n की जगह 3 रखते हैं, ये 14 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। यहाँ कितने का डिफरेंस, 3 का। तो ये एपी में है तो पहले ऑप्शन हो गया करेक्ट, बाकी चेक ही नहीं करना था। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना था। अगर ये एपी में नहीं होता, यानी डिफरेंस सेम नहीं होता, फिर हम सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन भी आगे ट्राई करते हैं। बाकी को भी आप चेक करोगे, आप चाहो तो कर सकते हो। वैल्यू सब पे n की जगह 1 रख लेना, 2 रख लेना, 3, उसी तरीके से फिर इसमें भी कर लेना। m की जगह 1 रख लो, या यहाँ पे m और n की जगह 1 1 रख लो, m और n की जगह 2 2 रख लो। चेक करोगे तो ये एपी में नहीं आएगा, डिफरेंस सब में सेम नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन शेप्ड वाटर कप आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी एक कप है जिसका आकार क्या है, कोन का, कोन यानी शंकु का, जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है। ओके, और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर। द कप हैज़ बीन फिल्ड विद वाटर टू हाफ इट्स हाइट, और कप में पानी भरा हुआ है, आधे कप में भरा हुआ है, उसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग आधे कप में। फाइंड आउट व्हाट पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कप इज फिल्ड विद वाटर। ओके, तो आप डायग्राम में ऐसे देखो तो मान लो इस टाइप का ये कप है। ओके, रेडियस और हाइट सब कुछ गिवन है इसमें क्वेश्चन में, और ये आधी हाइट तक, मान लो आधी हाइट तक इसने बोला है कि पानी से भरा हुआ है। ओके, हाइट के हाफ के अकॉर्डिंग। तो हाइट टोटल कितनी है, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट आधी 8 सेंटीमीटर है तो आधा भरा हुआ है, तो यानी आधा जो जितना पार्ट में पानी भरा हुआ है वो कितनी हाइट हो जाएगी उसकी, 4 सेंटीमीटर। और ऊपर वाली कितनी होगी, वो भी 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, रेडियस ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसका ये फ्रैक्शन बताना है कितना हिस्सा पानी भरा हुआ है। तो अगर ये भी एक छोटा सा कोन, यहाँ तक की अगर बात करो तो ये भी एक कोन बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम और अपॉन में टोटल का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम लगाओगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना होगा, तो देखो जब बिल्कुल सेंटर से आधे की बात की गई है, इस हाइट के आधे की बात की गई है, तो अगर हाइट आधी आधी हो गई ना, 8 थी टोटल, तो 4 4 में बढ़ गई, तो रेडियस भी आधा हो जाएगा। रेडियस अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ की रेडियस कितनी होगी, 2 हो जाती है। या फिर आप चाहो तो फिगर को आप ऐसे समझ के इस तरीके से बना के, ये इस तरीके से आप बना के, और सिमिलर ट्रायंगल के रूल से आप चेक कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगल लेके और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके। क्लियर है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 × 2, और एच तो कितना है, 4 है। ये छोटे वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और बड़े वाले फिगर का 1/3 पाई आर कितना है, बड़े वाले का 4 है। और हाइट टोटल कितनी है, 8। ओके, ये जितना पानी फिल है, जितना पानी भरा हुआ है, तो इस कोन का वॉल्यूम अपॉन में इस टोटल कोन का वॉल्यूम। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 1 और नीचे 8, यानी 1/8। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, 1/8। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ़ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ x की पावर 3 + 2x² + kx + 3 बाय x - 3, मतलब जब इसे हम इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करते हैं, x - 3 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, 21। रिमाइंडर साफ साफ लिखा हुआ है, 21 आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप कुछ भी नहीं करना, आप इसे देखो, ये चेक करो, इसे सॉल्व करोगे तो x = कितना आता है, 3। अब इस 3 को ना, इसमें जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह पुट कर दो, तो इस 3 की पावर 3 हो जाएगा, +2 × 3 की स्क्वायर हो जाएगा, +k × 3 हो जाएगा, और +3। रिमाइंडर बोला, इसको सॉल्व करने पे जो भी आता है वो रिमाइंडर ही होता है एक्चुअल में,
है ना, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना बता रखा है 21, तो ये 21 लिख लोगे इक्वल्स टू में। सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 27, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू जाए 18 प्लस 3k प्लस 3 इक्वल्स टू में 21। अभी देखो 18 और 3 कितने होंगे 21, और ये 21 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये 3k और ये कितना है 27 इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो माइनस का 27, या फिर आप इसको और इसको जोड़ के फिर इधर ला के माइनस कर लें तो भी इतना ही आने वाला है। ओके, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 9, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी सॉल्यूशन बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रीमा एंड मीना प्लान टू विजिट ताजमहल। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल विजिट ऑन द सेम डे इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसका ध्यान रखना, जनवरी। अब जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, 31 डेज। ओके, और सेम डेज, तो सेम डेज किसी भी एक दिन जाने की प्लानिंग हो रही है, किसी भी एक दिन सेम डेज अगर जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो जनवरी में 31 डेज है तो टोटल तो नीचे तो 31 आ जाएगा। अब ऊपर सेम डेज की बात की गई है, तो जनवरी में अगर वो कभी भी उन्हें जाना है तो मान लो जिस दिन रीमा जाती है हो सकता है उस दिन मीना ना जाए, जिस दिन मीना जाए उस दिन रीमा ना जाए। इस तरीके से करते करते ऐसे 31 डेज लगभग बीतने जब लगेंगे, कोई भी किसी भी दिन जा सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होगा उस पूरे महीने में मैक्सिमम हो सकता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों सेम डे में जाए, यानी कि सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/31। ओके, और डिफरेंट डेज होता तब 30/31 होता है। जैसे बर्थडे वाला तो अगर दो इंसान का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर एक सिंपल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 365 दिन में से किसी एक ही दिन तो दोनों का बर्थडे सेम होगा, तो 1/365 आता है। और डिफरेंट डेज के लिए कितना आता है, डिफरेंट बर्थडेज के लिए 364/365। उसी तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। बी इज 75% मोर एफिशिएंट। बी जो है 75% मोर एफिशिएंट, यानी वो ज़्यादा कुशल है देन ए के कंपैरिजन। हाउ मेनी डेज बी टेक्स टू डू द सेम वर्क। तो जाहिर सी बात है बी अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो बी कम दिन लेगा, लेकिन सारे ऑप्शन कम दिन वाले हैं। अगर एक ऑप्शन ऐसा कोई होता कि जो 14 से कम होता और बाकी 14 से बड़े होते तो फिर हम उसको टिक कर देते हैं, बट एग्जामिनर ने बोला कि सॉल्व करो तो करते हैं। देखो ए और बी है, क्वेश्चन ने बोला है कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, बी इज़ 75% मोर एफिशिएंट। मान लो अगर ये 100 है तो बी कितना है 175 परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, 25 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर है, ये इसकी एफिशिएंसी का रेशो हो गया। ओके, अब एफिशिएंसी का रेशो है तो टाइम का रेशो कितना होगा, ये जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उल्टा हो जाती है। मैंने आपको वीडियो जो बताया टाइम एंड वर्क की 2-3 वीडियो अपलोड किए, उसमें बताया अच्छे से कि अगर जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कितना दिन लेता है, ए किसी काम को करने में 14 दिन लेता है, 14 डेज। तो यानी 7 यूनिट 14 को डिनोट करी, तो इससे इसको डिवाइड करो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 डेज। और आपको निकालने कितने की है, यानी बी की निकाल लिए, तो बी का कितना है, बी के लिए टाइम 4 यूनिट है ना, तो 4 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 डेज को, यानी कितना आंसर आएगा 8 डेज। ठीक है, हो सकता है आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप टाइम एंड वर्क की वीडियोज देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। When a natural number x is divided by 4, रिमाइंडर इज 3। जब किसी नंबर x को डिवाइड किया जाता है 4 से तो रिमाइंडर कितना आता है 3, डिवाइड करने पे 3। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाए, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी बोल सकता है कि x की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, तो 7 को 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 3 आ जाएगा। सिंपल, इसके अलावा और वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन हम सबसे छोटी वैल्यूज ले लेते हैं, आसान बिल्कुल। और एग्जाम का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब होता है कि हम कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, हमें यहाँ पूरा रूल नहीं लगाना। तो x की वैल्यू हमने 7 ले ली, क्योंकि 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आगे फिर क्या बोला है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2x इज डिवाइडेड बाय 4। 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 7, तो ये क्या हो गया 14। अब इस 14 को डिवाइड करना है 4 से, तो 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 तो आएगा। कैसे, देखो 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 या 12, रिमाइंडर कितना आया, तो ये पूछा हुआ था, कितना आसान था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A student was asked to divide a number by 4 and add 8 to the quotient.
एक स्टूडेंट को किसी नंबर को x नंबर मान लो, कुछ भी मान लो, उसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है? 4 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। जब 4 से डिवाइड करना है उसके बाद क्या करना है? उसमें 8 ऐड करना है, ये कहा गया है। ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 8 टू द नंबर एंड देन डिवाइडेड इट बाय 4। लेकिन होता क्या है कि वो बच्चा क्या करता है, वो स्टूडेंट जो होता है वो पहले क्या करता है, पहले उसमें 8 ऐड कर देता है, 8 ऐड करता है और ऐड करने के बाद उसे 4 से डिवाइड करता है, तो बटे में 4 लगा लिया। ऐसा करने पे उसे क्या मिलता है रिजल्ट? 100, यानी इक्वल्स टू में क्या आता है? 100। ओके, द करेक्ट आंसर शुड बी। अब देखो करना ऐसा था लेकिन उसने करा ऐसा, तो आंसर तो गलत आएगा, जो 100 आई कुछ और होना चाहिए था। तो वो क्या होगा एक्चुअल में? तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे क्रॉस इंटू करके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 400 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 392। क्लियर? 392 आ गया। और अब उसे करना तो ये था ना सॉल्यूशन, लेकिन उसने कर दिया ये, इसलिए x की वैल्यू 392 आ रही है। तो अब x की वैल्यू इसमें 392 रखोगे और डिवाइड करोगे किससे? 4 से, और फिर प्लस क्या करना है? 8। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 98, और 98 में 8 ऐड करोगे तो ऑप्शन बी यानी 106 आ जाएगा। क्लियर है? तो बस ये करना था, यानी स्टूडेंट को ऐसा करने के लिए कहा गया था, बट स्टूडेंट ने कर दिया, पहले 8 ऐड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, तो उसे 100 मिला। यानी 100 जो आंसर गलत है, तो सही आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व करके x की एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, फिर इस कंडीशन में x की जगह वैल्यू पुट कर दी, और अपने आप हमारा आंसर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। What is the probability that a number selected from 1 to 100 is, from लिखा ध्यान रखना, from 1 to 100 is a square of a whole number। तो अब 1 से 100 तक के 100 तक 1 से 100 तक 1 से 100 के बीच में नहीं बोला। अगर बीच में बोलता तो हम फर्स्ट को भी काउंट नहीं करते और 100 को भी नहीं काउंट करते, तब टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 98 होते हैं। क्लियर है? लेकिन फ्रॉम बोला है यानी 1 to 100, तो यानी नीचे तो 100 ही आने वाला है। खैर वो बात की बात है। अभी इसने बोला क्या है? स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 81 और 100, क्योंकि 100 तक बोला है तो 100 को भी हमें इंक्लूड करना होगा और 1 को भी इंक्लूड करना होगा। अभी टोटल नंबर्स कितने हैं गिनोगे आप, काउंट करोगे तो 10 आ रहे हैं। 3, 6, 9, कुछ रह गया क्या? हाँ, एक नंबर रह गया यहाँ पे 49। तो अब टोटल काउंट करोगे तो कितने हो रहे? 10। ओके, और टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल? 1 से 100 तक में 100, इसको डिवाइड करोगे तो 1/10, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? ये सारे क्या है? स्क्वायर ऑफ होल नंबर्स हैं, इन सबका रूट निकल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज 3000 लिखा हुआ है, देख लो इसमें 1000 के बाद भी th लगा हुआ है, और 3/10 लिख के उसमें भी s लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम 1000 बोलते हैं तो 3000 का मतलब ये होता है ऐसा, लेकिन इसमें th भी लगाया हुआ अलग से, इसका मतलब है 3/1000। क्लियर है? और 3/10 बोला हुआ है ना, टेंथ नहीं बोला, टेंस बोलता तो 3 × 10 करते हैं, इस तरीके से होता है ये। ओके, तो इसकी बात नहीं की गई है ना, इसकी बात की गई है 3/10, 3/10 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.003, और इसको डिवाइड करो 0.3, दोनों को ऐड करना है। यानी कि ऐड कैसे करोगे आप? इस तरीके से, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये भी काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था। और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20, वो देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था, देखो जब मैंने इसे लिखा है पेज पे तो कितना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। सोचो आप एग्जाम में जब ये पेपर में आपने देखा होगा तो आपकी हालत कैसी हुई होगी, है ना? लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत टफ नहीं है, सॉल्यूशन ईजी है। लिखा कितना बड़ा है ये देखो ना। पहले आप लिखा, अनिका वॉज गिवन पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1, 2020। अनिका को पॉकेट मनी दी गई है 1 जनवरी 2020 को। फ्रॉम दिस मनी, अब कितनी मनी दी गई वो नहीं पता, वही हमें लास्ट में निकालना है, तो उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे कुछ भी। फ्रॉम दिस मनी शी पुट्स ₹1 ऑन डे 1, यानी पहले दिन 1 रुपये जमा करती है, ठीक है। 2 रुपीज़ ऑन सेकेंड डे, 3 रुपीज़ ऑन थर्ड डे, एंड कंटिन्यूड डूइंग सो टिल फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन तक। ओके, इन हर पिगी बैंक, यानी अपने गुल्लक में देखो उसे कुछ पैसे दिए गए हैं पॉकेट मनी के लिए। अब उसने क्या किया, पहले दिन 1 रुपये जमा किए गुल्लक में, पिगी बैंक में, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5, इस तरीके से वो 15 दिन तक करते रहे। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, यानी 15 दिन, 16 दिन और बच गए, क्योंकि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 15 दिन की बात तो खत्म हो गई, अब 16 दिन और बचे हैं। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ
फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हर अगले दिन शी पुट्स 2 रुपीज़ मोर देन द अमाउंट पुट ऑन द प्रीवियस डे। जैसे मान लो 15 दिन तक उसने हर दिन के अकॉर्डिंग उसने रुपये जमा किए, जैसे 15वें दिन उसने 15 रुपये जमा किए, तो 16वें दिन 16 करने थे, बट उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला 2 मोर, 2 ज़्यादा कर दिए, यानी 16वें दिन 15 ना कर, उसने 16 ना करके कितने कर दिए 17। क्योंकि जैसे मैं दूसरे पेज पे आपको समझाता हूँ इस तरीके से, उसके बाद आगे कहानी देखेंगे। जैसे ये स्टार्टिंग 1, पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से चलते हुए 15 डेज पे उसने 15 किए। ओके, उसके बाद क्या अगले दिन जब 16वां दिन आता है उसको 16 करने थे, बट उसने क्या बोला क्वेश्चन में, प्रीवियस डे से ना, प्रीवियस डे जो भी था उससे 2 ज़्यादा यानी 17 कर दिए। फिर उससे नेक्स्ट डे फिर 2 रुपये ज़्यादा 19, फिर 21, इस तरीके से वो लास्ट तक जमा करते रहे। कब तक? जनवरी के एंड तक। क्लियर है कहानी? इसके बाद आगे देखते हैं। 2 मोर देन द अमाउंट पुट ऑन द प्रीवियस डे इन द पिगी बैंक, ये तो हो गया। एंड कॉन्टिन्यूज डूइंग सो टिल द एंड ऑफ द मंथ, ये मैंने समझा दिया तक। शी हैज़ ऑल्सो स्पेंट 168 रुपीज़ ऑफ हर पॉकेट मनी, उसने 168 रुपये और भी खर्च किए हैं, ये तो गुल्लक में डाले इतने पैसे, 168 रुपये उसने अलग से खर्च किए। एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ, और उसने ये पाया कि उसके महीने के अंत में शी स्टिल हैड 100 रुपीज़ विद हर, और अभी भी उसके पास 100 रुपये बचे हुए हैं, यानी उसने इतने खर्च किए, इतने गुल्लक में डाले और बाकी अभी बचे। अगर सबको हम जोड़ दें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। वही पूछा कि टोटल कितना था। ओके, तो इसमें हमें एपी सीरीज लगानी है। एपी देखो, एपी कैसे लगाएंगे, यहाँ 1 से 15 दिन तक का पहले इसका सम कर लेंगे, तो एसएन का फॉर्मूला लगा लो, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब 1 से स्टार्टिंग है तो अपॉन में 2 इंटू जितने भी टर्म है, 15 है ना, ये 15 लिख लो। इसको सॉल्व करोगे 16 होगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 120, यानी कि शुरू के 15 दिन में तो उसने 120 रुपये जमा कर लिए। अब यहाँ तक के लिए अब आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ओके, ये क्यों नहीं लगा सकते जो मेथड हमने इसमें किया, क्योंकि ये 1 से सीरीज स्टार्ट थी और कंटिन्यू चल रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 से नहीं है। तो यहाँ पे भी जब 16वें दिन से लेकर 31वें दिन तक, यानी टोटल डेज कितना हो जाएगा 16, तो n की वैल्यू तो 16 होगी, तो 16/2 और 2a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n कितना होगा 16 - 1, और d का मतलब होता है इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें से इसको घटाओगे 19 में से a2 में से a1 को, तो कितना आएगा 2 आएगा। ये आपने AP वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 34, इसमें से घटाओगे तो 15 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 512। क्लियर है? बस इतना सॉल्व करना था, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो, हमें मान लिया हमने कि हमारे पास टोटल पैसे हमें कितने मिले थे x रुपये, या जो भी लड़की है उसको x रुपये मिले थे। x में से उसने 15 दिन के ये जमा किए हैं गुल्लक में और आगे के 16 दिन के ये, तो इसको आप घटा लो। ठीक है, अब टोटल पैसे इतने थे, इसमें से इतने गुल्लक में डाल दिए, इतने ये भी गुल्लक में डाल दिए अगले 16 दिन, ये पहले 15 दिन और फिर बाद में 16 दिन ये। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद और भी पैसे इसने खर्च किए। कितने खर्च किए? तो 168 रुपीज़ अलग से खर्च किए हैं, और ऐसा करने के बाद भी उसके बाद 100 रुपये और बच रहे, यानी इक्वल्स टू में कितने बच रहे, ये टोटल अमाउंट था उसके पास, इतने ये इसने गुल्लक में डाले, ये दोनों अमाउंट गुल्लक में डाले हैं, इतने खर्च किए, तो इन सबको घटा दोगे तो वही तो बचेगा ना रिमेनिंग, और रिमेनिंग कितना बचा है 100। इसको सॉल्व कर लो, इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 800 और इक्वल्स टू में 100, तो x इक्वल्स टू 100 प्लस 800, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 900। क्लियर है? तो इस तरीके से करना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, बट सारे क्वेश्चन तो लेंदी नहीं थे ना। हाँ, कुछ में प्रॉब्लम्स हैं, एक आध क्वेश्चन में है जिसमें बच्चों को डाउट है, और जो दिख भी रहा है कि गलत है, क्वेश्चन ही गलत दे रखे, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी आंसर की में भी कुछ एरर्स हैं, उनको भी आप पहले अच्छे से चेक कर लो। उसके बाद ही आप जो भी आप आंसर को चैलेंज करोगे तो आप चैलेंज कर सकते हो, और चैलेंज करने का प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया पिछली वीडियोज़ में, वो आप देख सकते हो। ओके, बाकी 2020 का पेपर भी आपको मिल गया होगा, और नहीं तो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करना, कमेंट में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसकी PDF। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है वो 900। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है, तो प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैथ की है और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो आप देख सकते हैं। और जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए कमेंट करके आप कह सकते हैं, आपकी डिमांड फुलफ़िल की जाएगी बहुत ही जल्द। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।